नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आधारशिला साहित्यिक संस्था टीएस सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी के सौजन्य से आयोजित श्री हरप्रीत सिंह प्रीत की किताब मन गहरा समुद्रों से और मन डूंगा समुद्रों तो का लोकार्पण और कथा वाचन का प्रोग्राम आज टीएस सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सेक्टर 17 चंडीगढ़ में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सुभाष भास्कर जी थे और विशेष अतिथि राजेश अत्रे जी थे। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। किताबें कुछ भी कहें, कहानी तो जिंदगी का सच है, जो खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाती है। तो मैं सबसे पहले इन पंक्तियों के साथ हरप्रीत सिंह प्रीत को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनका कहानी संग्रह मन गहरा समंदरों से। हरप्रीत सिंह प्रीत जी के इस कहानी संग्रह में जीवन के कई पहलुओं के रंगों में रंगी 13 बहुत ही खूबसूरत कहानियां हैं और इन्होंने ही फिर अपनी इसी पुस्तक का मन गहरा समंदरों से उसका इन्होंने पंजाबी में अनुवाद किया है, मन डूंगा समुद्रा तो बहुत ही खूबसूरत कहानियां हैं। एक बार मैं इनको फिर से बधाई देती हूँ और आप सब खूब जोरदार तालियां बजाकर कहानी जीवन का आईना है जो कल्पना और हकीकत को जोड़ती है। जब आप कहानियां पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी कहानियां हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के सचिव और पंजाबी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और एक बहुत ही अच्छे इंसान आदरणीय सुभाष भास्कर जी, और विशेष अतिथि हैं शब्दों के जादूगर और आवाज के धनी आदरणीय राजेश अत्रे जी। तो मैं आप दोनों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हरप्रीत जी ने अपनी हर कहानी को और कहानी के पात्रों को अपनी लेखनी से जीवंत कर उन्हें विशिष्ट बना दिया है। अब पुस्तक में क्या है उसका संक्षिप्त सा वर्णन करने के लिए मैं आज के वक्ता अपने बड़े भाई सुधीर बवेजा जी को मंच पर बुलाती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि आप आए मन गहरा समंदरों से कहानी संग्रह के बारे में श्रोताओं को बताएं। हरप्रीत सिंह प्रीत जी की इस दूसरी पुस्तक मन गहरा समंदरों से आधारशिला साहित्यिक संस्था प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हिंदी और पंजाबी संस्करणों के लोकार्पण के अवसर पर इतने प्रज्ञावान शब्द शिल्पियों और संवेदनशील सुधीजनों के सम्मुख मुझे इस पुस्तक पर कुछ कहने का अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि यहाँ आरंभ में ही कहना चाहूँगा कि मैं जैसे कहा है पुस्तक के बारे में ज़रूर कहूँगा, पुस्तक के साथ मेरे साक्षात्कार के और जो अनुभवजन्य जो विचार हैं वो तो मैं आपसे साझा करूँगा ही, पुस्तक की समीक्षा नहीं करूँगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मंच पर इतने गुणी सज्जन बैठे हैं, उनके सम्मुख कहना ही एक साहस और आत्मविश्वास की बात हो सकती है। अशोक मेरे यहाँ सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो हमारे प्रकाशक बहन बैठी हैं आधारशिला साहित्यिक संस्था की ओर से, इनसे मेरा जो संबंध है वो बड़े होता है ना, एक साहित्य सेवा करने वाले लोग, ये वो साहित्य सेवा करने का संबंध इनके साथ है। छोटी बहन है और जो एक इन्होंने चंडीगढ़ और इस क्षेत्र को जो एक पत्रिका प्रदान की है, साहित्य की पत्रिका आधारशिला साहित्यम, वो एक बहुत ही पाये का काम है, साहित्य सेवा है। उस संबंध से मैं समझता हूँ कि उनके अवसर में आना एक बहुत बड़े मेरे सौभाग्य की बात होती है। इनके साथ जो मेरा संबंध है ये है कि इनकी जो पत्रिका है उसमें एक वार्षिक हम लोग एक कथा कह लो या कहानी प्रतियोगिता करवाते हैं।
अत्रेय जी बैठे हैं, राजेश अत्रेय जी। अब ये तो हैं आवाज़ के जादूगर, और आवाज़ की जादूगरी का मैं इतना कायल हूँ कि मुझे लगता है कि जब भी कभी मौका मिलता है कि अगर इनके संग बैठना है, तो मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े जादू के करिश्मे मैं भी इनसे सीख लूँगा। और सुभाष जी, नाम के आगे भास्कर लगा है तो चमक तो होगी होगी। और सुभाष जी के साथ मेरा जो संबंध है वो एक अनुवाद की जादूगर, ये अनुवाद के जादूगर माने जाते हैं, और इनके साथ संबंध तो बरसों से है, पर जो एक अनुवाद का जो है ना संबंध, मेरा ख्याल हमारी जो अगर दिन में 10 बार बात होती होगी तो 8 बार शायद अनुवाद के सिलसिले में ही बात होती है। और जो प्रीत जी हैं, इनके ऊपर तो मैं कुछ कहने जा ही रहा हूँ, पर पंडिता जी से पहली बार नाम भी इतना इनका प्रभावशाली है, मुझे लगता है इनसे नीचे बैठ के कुछ जानने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं आगे अपनी बात शुरू करता हूँ। मंच में इतने बड़े बड़े नवीन जी जैसे लोग बैठे हैं, आप बुरा मत बनाइएगा क्योंकि बहुत से लोग बैठे, मेरी भाभी निर्मल भी बैठी हैं, उनकी बहन भी बैठी हैं, उनके हस्बैंड भी बैठे हैं, तो मैं सबका नाम नहीं लूँगा, पर मुझे लगता है आप सबका पुनः स्वागत, और मेरे लिए सौभाग्य कि आप मेरे श्रोता बन रहे हैं। समीक्षा करना बड़े मित्रों बड़े दायित्व, बड़ी विवेकशीलता और बड़ी गहन सहन संवेदनशीलता और गहन विश्लेषणात्मक दृष्टि रखने जैसा होता है। साहित्य की विविध विधाओं में आपकी समझ होनी चाहिए, आप बुद्धिपरक साहित्य करते हों, आप प्रगाढ़ सौंदर्य शास्त्री हों, भाषा के अनंत आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरने का आप में साहस हो, ऐसी अनेक अपेक्षाएं किसी भी समीक्षक से रखी जाती हैं, और मैं दावे से कह सकता हूँ इनमें से कोई ऐसी जो है ऐसा गुण मुझ में नहीं है, इसलिए मैं सिरे से अस्वीकरण करता हूँ कि मेरे जो पत्र मैं आपके सामने पढ़ूंगा उसमें कहीं समीक्षा का एक तत्व भी रहेगा। रचना पढ़ी, बल्कि रचना को, प्रीत जी की जो रचना मुझे पांडुलिपि के फॉर्म में मिली थी, मैंने उनसे कह दिया था कि मुझे आप फिजिकल कॉपी ही दीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी में वो मज़ा नहीं रहता, और हम हैं भी थोड़ा हार्ड कॉपी वाली दुनिया के लोग। तो उसको पढ़ने के बाद एक मैं, जैसे वो होता है ना समुद्र, जैसा इनका नाम था मन डूंगा समुद्रा, तो हम बस वो गोते ही लगाते रहे उसमें और एक अलग ही आनंद में खोए रहे। इस पुस्तक का जब इन्होंने कहा तो मैंने कहा मैं ज़्यादा तो नहीं लिखूंगा, समीक्षा में लिखता नहीं हूँ, तो थोड़ा सा लिखा और इन्होंने उसको अपनी पुस्तक में स्थान भी दिया है। किसी भी पुस्तक का शीर्षक उसका परिचय ही नहीं, उसकी पहचान ही नहीं, उसका सार भी होता है, और हरप्रीत जी की ये कृति मन गहरा समुद्रों से यही करके दिखाती है। पुस्तक हाथ में लेते ही पाठक को आभास हो जाता है कि पुस्तक मन के गहरे समुद्रों की गहराइयों और उन्मत्त आकाश में जो उड़ सकने की जो क्षमताएं हैं उस तक वो पहुंच सकता है। जब पाठक ऐसी यात्राओं के लिए तैयार मिलता है तो पुस्तक की सफलता तो निसंदेह हो ही जाती है। संभवतः आप जानते ही होंगे कि हरप्रीत जी लिखने के साथ साथ मैराथन दौड़ने का शौक भी रखते हैं, और 15 शहरों में मैराथन 56 के आसपास दौड़ चुके हैं। तो इस तरह के लेखक बहुत कम मिलते हैं। मैं समझता हूं कि लेखक अगर दौड़ना जानता है तो उसकी कलम भी दौड़ना सीख ही जाती है, और 3-4 बरस में दूसरी पुस्तक का आ जाना और छप के लोकार्पण के लिए आ जाना यह प्रमाणित भी करता है कि मैराथनों ने इनकी सहन शक्ति को कितना सुदृढ़ किया होगा, इनके संकल्प को कितना अटूट कर दिया होगा, इनके अनुशासन को कितना अमोघ बना दिया होगा, इनकी निरंतरता को कितना लक्ष्यनिष्ठ कर दिया होगा, और इनकी मानसिक दृढ़ता को कितना अविचल बना दिया होगा। आपको याद होगा जापानी लेखक है हारुकी मुराकामी, उन्होंने रनिंग पर, ही इज अ राइटर एंड ही इज अ रनर टू, रनिंग पर एक बाकायदा किताब लिखी है। वो लिखते हैं, राइटिंग ए लॉन्ग नॉवेल इज लाइक सर्वाइवल ट्रेनिंग, like a survival training. Physical strength is as necessary as artistic sensitivity. आप इनकी सेंसिटिविटी और इनकी सेहत सामने आपके है। सेंसिटिविटी में इनकी जो आप देखेंगे झलक आपको किताब से मिलेगी। मुझे लगता है कि मुराकामी की तरह प्रीत जी ने भी लेखन के लिए ज़रूरी सहन शक्ति, एकाग्रता, संवेदनशीलता इन मैराथनों से ही सीखी है।
एक और लेखिका हैं केरल ओट्स के नाम से, पुलित्जर अवार्ड की वो नॉमिनी रही हैं। वो मानती हैं कि जब भी उनकी कहानियों में कुछ ट्विस्ट होते हैं ना, कुछ टेढ़े सवाल उठते हैं, तो वो दौड़ते दौड़ते, जब वो दौड़ रही होती हैं, तब वो उन कहानियों के उन ट्विस्ट के उत्तर पाती हैं। और उनके मुताबिक दौड़ना और लिखना दोनों नशे की तरह होते हैं और दोनों ही आपको जीवन में सचेत करते हैं। प्रीति जी ने संभवतः ये अच्छे से सीख लिया कि मैराथन और लेखन, इन पर एक नियम लागू होता है। मैं समझता हूं वो लेखन क्या है, नियम क्या है कि बस अगला कदम आगे बढ़ाना है। मंजिल किलोमीटरों की लंबाई नापने के बाद आए या लिखे हुए पन्नों के दस्ते की मोटाई देखने के बाद आए, जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं है। रुकना प्रीत ने सीखा नहीं है और दोनों यात्राएं और यात्रा की साधनाएं निरंतर चलती रह रही हैं और चलती रहेंगी, ऐसी मेरी आशा है और मेरे शुभकामनाएं हैं। प्रीत का संकलन संकलनों की एक नई ही श्रेणी कही जा सकती है। यह संकलन 13 कथा, कविताएं और कथ्य भावों की त्रयियों मीन्स ट्राइड से रचा गया है। मतलब एक त्रयी में पहले हमें कथा पढ़ने को मिलती है, फिर उसी भावधारा में और विचार आकाश में रची गई एक कविता मिलती है और बाद में कथ्य भाव में हम पढ़ते हैं कि उन दोनों के गूढ़ार्थ का सार और निहित दर्शन क्या था। इस तरह एक एक करके 13 त्रयों का आनंद हम ले सकते हैं इनकी पुस्तक से। जिस तरह भगवान शिव के ऊपर हम बिल्व पत्र, त्रिदल होता है ना, 3 दलों में होता है, उसी तरह से प्रीति जी ने भी जो अपनी 13 त्रयियां दी हैं ना, वो कह लीजिए कि उन्होंने साहित्य की देवी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और ऐसे श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं वो हमारे लिए भी एक प्रसाद की तरह मिलने वाले हैं। सैद्धांतिक पूर्व धारणाओं, वैचारिक पूर्वाग्रहों, थोड़े थोड़े मुश्किल शब्द हैं, क्या करूं, मजबूरी है। अंग्रेजी में बोलता तो आधे शब्द समझ आ जाते, पर मैं हिंदी का पक्ष लेना चाहूँगा, इसीलिए उन्हीं शब्दों को वैसे ही रख रहा हूँ। सैद्धांतिक पूर्व धारणाओं, वैचारिक पूर्वाग्रहों, शिल्पगत अपेक्षाओं तथा शैलीगत महत्वाकांक्षाओं से मुक्त प्रीत उन्मुक्त भाव से लिखते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र, जैसे पंछी उड़ता है आसमान में। इन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे ऐसी शैली को अपनाना है, पर जो अंदर से भावधारा बह रही है वही उनकी कलम से निकल के सामने आ रही है। ये पाठक को अपना मित्र मानकर पहली ही पंक्ति से उनसे संवाद स्थापित करते हैं। संभवतः यही पक्ष उनकी विशिष्ट मित्रवत संप्रेषण शैली यानी फ्रेंडली कम्युनिकेशन का विशिष्ट गुण भी बनता है। इसी के बल पर वह पाठक को संग संग कल्पना की उन्मुक्त उड़ान भरने, मन के गहरे समुद्र में आध्यात्म और जीवन दर्शन के अनमोल मोती चुनने और जिंदगी की संकरी पगडंडियों पर कांटों से बचते बचाते जीवन की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू होने का निमंत्रण भी देते हैं। और यह काम वह मन गहरा समुद्रों के परिचय में ही निपटा देते हैं। एक बानगी देखिए, आई कोट हिम, लिखते हैं, समय बहता गया, मैं लिखता गया, नए नए विचार आते रहे, मेरे दोष उजागर करते रहे, मेरे कलम में स्याही सी मेरी छोटी सी समझ, आई रिपीट, मेरे कलम में स्याही सी मेरी छोटी सी समझ, मेरी उंगलियों में पहनी उद्यम की अंगूठियों के सहारे मैं अपने भाव, एहसास और विरोधाभास को कई समुद्रों से भी गहरे इस मन का मंथन करता गया और मेरी डायरी के पन्ने पढ़ते गए। ये रचना प्रक्रिया आपके साथ साझा करते हैं। अब कोई इतने प्रवाह से, इतनी सत्य निष्ठा से, इतने सरल सहज भाव से लिखेगा तो पाठक कहाँ जाएगा? पाठक और लेखक के बीच बने संप्रेषण और संवाद के रिश्ते को प्रीत जी पुस्तक के अंत तक तो सींचते ही हैं, वह जाते जाते अपनी प्रिय पाठक को एक छोटी सी पाती, जब आप किताब आपके हाथ में आप देखेंगे, एक चिट्ठी इन्होंने लिखी है और पाठक अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि पहले पंक्ति से जो मेरा संवाद इन्होंने शुरू किया था, बाद में मुझे वैसा ही आदर दिया है इस छोटी सी पाती से। छोटी सी पाती लिखकर उसका आभार प्रकट करना नहीं भूलते। पाठक इसे एक लंबे रिश्ते की शुरुआत के रूप में स्वीकारता है। एक मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, लंबी रेस का घोड़ा होना।
अब प्रीत जी पर यह बात कैसे लागू नहीं होगी, क्योंकि वो तो हैं ही मैराथन दौड़ने वाले धावक। प्रीत जी मैराथन भी खूब दौड़ेंगे और इनकी लेखनी भी पुस्तक दर पुस्तक दौड़ती रहेगी। इस मंच और सभागार में इतने मनीषी साहित्य सर्जक बैठे हैं, अब सब जैसे। आप मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि सरल सहज साहित्य पाठकों को परिष्कृत संप्रेषणीयता मीन्स रिफाइंड कम्युनिकेबिलिटी तो देता ही है, वह आत्मीय संवाद इंटीमेट डायलॉग वो भी स्थापित करता है। कबीर की कविता के हथकरघे पर बुनी चादरों ने ही तो हमें अध्यात्म और जीवन दर्शन के गहरे से गहरे रहस्यों से परिचित करवाया था। प्रीत जी की कहानी है दरिया का एक पत्ता दो किनारे, मेरी बहुत पसंदीदा कहानी कह लीजिए। क्रम में ये पहली ही कहानी है। पहली ही कहानी में वे आपको इस तरह से बांध लेते हैं कि आपको लगता है कि आप उस कथा संसार का हिस्सा ही बन गए हैं। आपको लगता है कि आपके सम्मुख जैसे घटनाक्रम घटित होते जा रहे हैं। प्रीत एक दृश्य को इतने विस्तार से बल्कि सूक्ष्म दृष्टि से व्याख्यायित करते हैं और बारीक से बारीक विवरण देने से भी नहीं चूकते कि उनकी कथा में कोई ऐसा दृश्य चित्रण एकदम आपको सजीव लगता है। एक वानगी है, गाड़ी के विंडस्क्रीन पर चलने वाले वाइपर्स के तेज और खुरदरे और लक्ष्य लयबद्ध घर्षण की आवाज भी आपके कानों में आप अनुभव कर सकते हैं। इतनी बारीकी से उन्होंने अपनी कहानी में इस चीज को प्रस्तुत किया है। और सबसे बड़ी बात, कहानी को वो किसी द्वंद्व और तनाव के चरम पर समाप्त न कर उसका सहज स्वीकार्य और सहज स्वागत योग्य निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर बहुत से लेखक इस तरह की कहानियां लिखते हैं कि आपको एक ऐसे चरम पर ले जाएंगे और उसके बाद वो छोड़ देंगे, निर्णय भी आपका। पर इनका लिखने का शैली बिल्कुल अलग है। वो निष्कर्ष निकालेंगे उस चीज का और वो बहुत हद तक निष्कर्ष सकारात्मक होता है। अंत में दिया गया उनका संदेश तो मैं आप सबसे भी साझा करना चाहूंगा। लिखते हैं, आज के युग में चाहे वह घर, ये उनकी कहानी के अंत का वैसा मैं कोट कर रहा हूं, आज के युग में चाहे वह घर और समाज के प्रति जिम्मेदारियां हों या जीवन में आने वाली अनगिनत खुशियां और निराशाएं, जब बेटियां हर कदम पर बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो फिर बुजुर्ग माता पिता की सेवा और देखभाल का अधिकार केवल बेटों तक सीमित क्यों रहे? और उनका निष्कर्ष तो आप कभी भूलना भी नहीं चाहेंगे। लिखते हैं, यदि श्रवण कहलाने का आत्मिक आनंद, गौरव और दायित्व और अधिकार पुत्र का है, तो पुत्री भी श्रवणी कहलवाने का अधिकार और सामर्थ्य रखती है। और अंत में जाते जाते एक विशेष बात जो मेरे शरारती मन में आई थी वो आपसे साझा करना चाहूंगा। आपने गौर किया होगा कि मन गहरा समुद्रों के लेखक हरप्रीत सिंह प्रीत कितनी बार आया? 2 बार आया ना। तो जाहिर है प्रीत तो हरप्रीत जी ने अपने आप एक उपनाम और तखल्लुस के रूप में लगाया होगा, ऐसा ही है। हाँ, और हरप्रीत तो इनके पिताजी या माताजी ने नाम दिया होगा। चलिए, इनके नाम के पीछे की कहानी क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम, पर इनके नाम के पीछे का हरप्रीत प्रीत के नाम के फलसफे के बारे में मैं कुछ तुक्का लगाऊं, अंदाजा लगाऊं। चलिए, यूं तो इश्क के रंग बेशुमार हैं, पर इश्क के 2 आखिरी किनारे हैं, इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी। यानी एक सीमा पर ईश्वर का प्रेम, अलौकिक प्रेम, शाश्वत अनुराग, और दूसरी सीमा पर है सांसारिक, इहलौकिक और मायावी, जैसा हम प्यार दुनिया में करते हैं। आजकल के बच्चे लव कहते हैं। हरप्रीत सिंह प्रीत के नाम में दोनों इश्क के स्वरूपों का संगम है। हरप्रीत मीन्स हरि के साथ प्रीत, यानी कि इश्क हकीकी, और हरि से यानी ईश्वर से प्रेम, और जो प्रीत इन्होंने लगाया है वो है इश्क मिजाजी। और ये तो इनके मैडम ही बता सकते हैं कितने इश्क मिजाजी हैं। और इस पुस्तक में इन दोनों प्रीतों के बीच में जो सेतु का काम करती है वो इनकी पुस्तक करती है। और जानना चाहने के लिए तो आपको इस पुस्तक को देखना पड़ेगा कि ये दोनों इश्क के इस सिरे और इस सिरे को किस तरह से अपनी पुस्तक के माध्यम से मिलाते हैं। पुस्तक लिखना, उसका प्रकाशन और लोकार्पण
बहुत ही कष्ट साध्य कार्य है। ये मेरे ख्याल है आप दोनों को पता होगा कि कितना कष्ट साध्य है। पर यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी किताबें आ चुकी हैं, सब आप नीचे भी आप लोगों की आ चुकी हैं, तो आपको आइडिया होगा। इस कष्ट साध्य कार्य को भी हरप्रीत जी ने अनीता सुरभि जी के सहयोग से बखूबी निभाया है। पुस्तक आपके समक्ष है। आपसे अनुरोध कि इस पुस्तक और उसके लेखक को हृदय से प्रोत्साहित करें मीन्स पढ़ें। आजकल पढ़ना तो छूट गया है ना हमसे। जब से ये रील्स और मीम्स हमारी ज़िंदगी में आए हैं तो किताबें कहीं शेल्फ पर पड़ी आपस में बातें तो करती हैं पर हमसे बतिया नहीं पाती हैं। हरप्रीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वह अपने लेखन की इस यात्रा को गति देते रहें। आयोजकों को पुनः धन्यवाद कि मुझे बोलने का अवसर दिया, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे प्यार से झेला। में छुपी हैं अनगिनत चिंगारियां लफ्जों के दामन में, जरा पढ़ना कहानी की ये किताब आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत ही खूबसूरत कहानियों की बहुत ही शानदार समीक्षा की प्रोफेसर सुधीर बवेजा जी ने, कि सुनने के बाद शायद आपको लगा होगा कि कहानी संग्रह हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। समीक्षा नहीं की मैंने कहा, मैंने यही तो आधा घंटा ये बोला, व्याख्या भी नहीं की। जो भी मतलब कहानियों के बारे में बताया, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अब हमारे बीच हैं एक जाने माने फिल्म निर्माता और एक साहित्यकार रोमेश पंडित जी। आइए उनसे सुनते हैं कि वह मन गहरा समुद्रों से के बारे में क्या बताते हैं हमें। मेरा नाम है रोमेश पंडिता, रोमी। जैसे उन्होंने प्रीत जी किया, मैंने रोमेश में से निकाल के ही रोमी कर दिया। सर आपको ये भी बता दूं, जैसे आप बोल रहे थे ना कि प्रीत कहाँ से है, सर प्रीत वहाँ से आ गया है, क्योंकि आपको पता होगा दोनों का नाम एक ही है। तो आपके लिए सरप्राइज है, आपके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं। चलिए स्टेज पे बैठे मोअज़्ज़िज़। हाँ, दूसरी बात मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा, मैं हिंदी और पंजाबी, हिंदी में तो बहुत कमज़ोर हूँ, पंजाबी आती नहीं, तो थोड़ा सा, क्योंकि कश्मीर से हूँ और वहाँ पे जब भी कहीं पे कुछ लिखा, कुछ कहीं पे इस तरह के जो है प्रोग्राम्स अटेंड किए, वो सब उर्दू में होते हैं, तो वो जो ज़ुबान पे है थोड़ा सा उर्दू के अल्फाज ही आप सुनेंगे मेरे से। तो स्टेज पे बैठे मोअज़्ज़िज़ साहित्यकार जितने भी हैं और मेरे सामने बैठे जो प्रेमी हैं इस साहित्य के, उन सबको इस मन से, उनके विचारों से आपके विचारों तक प्रणाम। जैसे मैंने प्रीत जी से काफ़ी टाइम से जिन्होंने जिक्र किया, मैंने अपनी इस किताब में भी आप देखेंगे जो फॉरवर्ड है उसमें लिखा है कि कैसे मैंने इनको देखा था अपनी बालकनी में चाय की चुस्कियाँ ले रहा था, और एक देखा कि कोई रनिंग करते हैं शाम के टाइम, कभी कभी मैंने देखा, मैंने सोचा ज़रूर कोई ना कोई ये आर्मी ऑफिसर होंगे ज़रूर। तो फिर जब इनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि ये मैराथन रनर नहीं, बहुत अच्छे लेखक भी हैं, और कुछ इनकी कहानियां बैठ के इनके छत पे सुनी, बहुत ही आनंद आया उनको। मैंने उसका जिक्र भी थोड़ा बहुत यहाँ किया। मैं भी किताब के बारे में ज़्यादा इस तरह की स्टोरी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो आप तक ही छोड़ते हैं। किताब, किसी की भी किताब क्या हो, कोई भी कुछ लिखता हो, वो अपने जज्बातों को उभारता है, और वो जज्बात अगर पढ़ने वाले तक पहुंच गए, उसके दिल को कहीं छू गए, तो उस लेखक की कामयाबी है। अगर उस किताब को पढ़ने से थोड़ी सी आंख छलकी, तो वो बहुत बड़ी सक्सेस है। और यही कोशिश पहले इन्होंने पहली किताब में की, जहां पे सचमुच में मानिए मेरी आंखें कई बार छलकी। और इस कहानी को भी जब, इस किताब को भी जब मैं पढ़ना शुरू किया था, सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आया कि किताब का नाम है मन गहरा समंदरों से, ये समंदरों से क्यों है, समंदर से क्यों नहीं? तो इस बारे में सोचता रहा, सोचा चलो कभी प्रीत जी से मिलूंगा तो ये ज़रूर पूछूंगा। मगर फिर जब प्रीत जी ने किताब दी, पढ़ना शुरू किया, तो पहले जहां उन्होंने विचार अपने दिए हैं, उनमें उसका जो उन्होंने मतलब बताया वो बहुत ही गहरा है, और मैंने भी किसी हद तक वो सोचा था, क्योंकि मन, उसकी रिएक्शंस
या प्रतिक्रियाएं, इफ आई एम राइट हिंदी में, जो होती है वो डिफरेंट लोगों को मिलके डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट परिस्थितियों में वो मन की जो रिएक्शंस हैं वो बदलती रहती है। कभी गुस्से से, कभी कमजोरी से, कभी बहादुरी से, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जो बदलती रहती है। कभी इमोशंस, जो सबसे बड़ा एक लेखक का होता है, और इन सब जो उन्होंने मन की जो है, हर एक का अपना एक समंदर है। जो बाद में प्रीत जी से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने भी वही रिपीट किया, नेचुरली उन्होंने लिखा हुआ था। तो ये सबसे पहला सवाल मेरा उठा था, और वही उसमें भी उसका जवाब मिला जब उनको मैं पढ़ने लगा। कहीं एक शेर पढ़ा हुआ था, समंदर की लहरों का शोर उसकी गहराई में, समंदर की लहरों का शोर उसकी गहराई में मेरे मन की तरह है, जो शांत भी है और गहरा भी है। ऊपर से समंदर में आप शोर सुनेंगे, मगर आप समंदर की गहराई में अगर आप जाएंगे, वहां मन की तरह शांत है। मन में कभी शांति, जो अशांति फैल जाती है, वो आपके चेहरे के तासुरात बताते हैं, आपकी रिएक्शंस बताती है। और ये मन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसी मन को कोशिश की है उन्होंने इस मन के समंदरों में पिरोने की। चलिए थोड़ा सा किताब के बारे में बात करते हैं। लेखक की ये पुस्तक उसके विचारों की कश्मकश, जो खुद से कई सवाल पूछती है, फिर एकांत में अपने जो उनका फेवरेट रूम है वहां पे बैठ के उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। कभी कामयाब होते हैं, कभी नाकामयाब, अपने माशरे से कभी लेते हैं, एनवायरमेंट से, कभी आप बीती, कभी विचारों के मंथन से निकले अमृत या विष, उन विचारों को कलम की स्याही से किताबें बांध देते हैं। ऐसी उनकी किताब, जैसे मैंने पहले बोला था, ये इश्क नहीं आसान, वो निकल के आई थी। ये रुके नहीं वहां पे, मैराथन भी करते रहे, और साथ में जैसे आपने जिक्र किया था कि चलते चलते, भागते भागते भी ये सोचते रहे, ये भी फैक्ट है, ये सोचते रहे कि आगे क्या क्या लिखूं। इस किताब का, इसको आप जब आप किताब लेंगे तो आपको लगेगा नॉवल है। जैसे अभी स्तुति जी ने बताया, ना ये नॉवल है, ना ये शॉर्ट स्टोरीज है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, शंकर भगवान पे जो हम चढ़ाते हैं बराबर वही ट्रिनिटी है ये। इसमें साथ में शेर व शायरी भी इनकी है, जो ज़्यादातर पंजाबी में है, कोशिश की है मैंने समझने की। सो ये उनके विचार जहाँ पे भी जैसे भी आए, उन्होंने वो अपने कलम की मदद से कागज की नंगी पीठ पे उतारना शुरू किया, और ऐसा रंग दिया उनको कि वो रंग आज इस किताब के सूरत में आपके सामने है। इसमें कई जगहों पे आपको राइटर की, प्रीत जी की कुछ फिलॉसफी भी पढ़ने को मिलेगी, जो बहुत ही गहरी है। पहली कहानी जिसका सुधीर जी ने भी जिक्र किया, सच मानिए तो मुझे भी वो दिल को छू गई वो कहानी, जहाँ पे इन्होंने जो जिक्र किया कि एक लड़की, जो उन्होंने उसका बताया भी था, किस तरह वो, उनको जो एक सवाल था उनके मन में, उस लड़की के मन में, कैसे उसके मन को एक पत्ता जो बारिश के पानी में इस किनारे से उस किनारे जा रहा था, और कैसे उस पत्ते को देख के उसके मन के विचार कैसे बदल गए। और एक उस पत्ते ने उससे उस लड़की को सिखाया, जो एक सवाल था उसके मन में, उसका जवाब दिया, और उस लड़की ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसका जिक्र किया सुधीर जी ने, कि वो श्रवण कुमारी बन गई। अपने माँ बाप के लिए उसने वो डिसीजन लिया। बहुत शानदार कहानी है। मुझे यकीन है कि आप उसको पढ़ते पढ़ते, जो आखिर में जैसे उन्होंने उस कहानी को लिखा है, आपकी आंखें जरूर छलक जाएंगी। एक और कहानी मैं बताऊंगा नहीं यहाँ, आप ये ना सोचे कि यहाँ कहानी का जिक्र करूं तो पढ़ेंगे क्या। जस्ट जिन कहानियों ने मुझे छुआ है मन को, उसमें बहुत सारी कहानियां इसमें,
करीबन 13 चैप्टर्स है जो कहानियों से भी है, शेरो शायरी से भी है। अहम, मन में मैं का भाव कैसे रंग बदलता है, अपनी अहमियत कैसे अहम बन जाता है। जब किसी जगह आपको समाज में कहीं पे भी आपको एक अहमियत दी जाती है और वो किस तरह चेंज होता है हम में, उसको इन्होंने दर्शाया है। बहुत खूबसूरती से एक जज्बाती कहानी में पिरोया है। मैं अहम था, ये मेरा वहम था, इस पे कहानी में बनाया। शायद बहुत सारे पढ़ने वाले खुद को वहां पे अपना एक आईना भी देखेंगे, क्योंकि मन तो आईना भी है ना, तो वहां पे खुद को आपका कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। तो इसमें उन्होंने एक शेरो शायरी भी की है जो मैं बाद में लास्ट में कंक्लूड करके पढ़ूंगा। और एक कहानी, जब मैं प्रीत जी के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे कहानी एक अपनी सुनानी शुरू की थी, और बीच बीच में ये मेरी ओर नजर उठा के देखते थे कि पंडिता जी की रिएक्शन क्या होगी, आगे इस कहानी का क्या। तो मैंने अगर कुछ कहानी का मोड़ बता दिया तो मुस्कुरा के फिर कहानी आगे शुरू करते थे पढ़ने। ये कहानी थी झूठा सच। अगेन वही मन की बात कि मन के अंदर एक चोर जब बैठता है, कहीं आपका ज़मीर आपको जब कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता अंदर कि आपने गलत किया है, वो इस कहानी में दर्शाया कि कामयाबी पाने के लिए एक नकली नौकरी को कैसे किसी ने सहारा बनाया, और कामयाबी की बुलंदियों पर जब वो आ गया तो वो मन में जो उसकी उथल पुथल थी, वो जो मन का समंदर चरण हो रहा था, वो उसके लिए कितना भारी पड़ा। ये कहानी भी बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है, और इसका जो उन्होंने क्लाइमैक्स भी दिया है, बहुत ही सुंदर क्लाइमैक्स है। तो ये मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने कोशिश की इस किताब के बारे में। तो जैसे मैंने बोला आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पंजाबी में सब लिखा गया था, तो ये जहाँ पे मैं अहम था वही मेरा वहम था, जो आजकल बहुत सारे लोगों को भी हो जाता है। ये जहाँ हो जाएगा अधूरा मेरे बिना, ये जहाँ हो जाएगा अधूरा मेरे बिना, ऐसा मुझको लगता था। बेहद अहम हूं मैं, ऐसा मुझको खदशा था। खाक से मिले 4 दिन भी नहीं हुए होंगे, खाक से मिले 4 दिन भी ना हुए होंगे, बांट रहे थे हिस्सों में मुझे जिन अपनों पे मैं मरता था। पूरा साथ दिया, और ये फैक्ट है आज के ज़माने में। अनफॉर्चुनेटली मेरी एक फिल्म थी जो कश्मीरी बनाई थी, काफ़ी पहली ऐसी फिल्म मतलब जो मैंने बनाई है, शॉर्ट फिल्म थी जो बहुत लाइक की गई थी, काफ़ी मतलब लोगों ने देखा था उसे। वो यही सार था एक, दैट्स वाई मैंने इस पॉइंट को लिया जो आजकल के ज़माने में हम देखते आए हैं। बांट रहे थे हिस्सों में मुझे जिन अपनों में मरता था, ये जहां हो जाएगा अधूरा मेरे बिना, ऐसा मुझको लगता था। यकीन था वो मेरे उसूलों को दरगुजर न कर पाएंगे। दरअसल दौड़ रहे थे सब उन राहों पे, चलते बरसे जिन राहों से मैं डरता था। मुझे लग रहा था कि सब मेरे बच्चे या बाकी जो भी जिनको मैं चाहता था कि वो उसी रास्ते पे चलें जो जैसा मैं चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए था कि दरअसल दौड़ रहे थे सब उन राहों पे, चलने भर से जिन पर मैं डरता था। ये जहां हो जाएगा अधूरा मेरे बिना, ऐसा मुझको लगता था। आगे देखिए कैसा ट्विस्ट दिया है। इजाजत लेके दोज़ख से मेरी रूह ने, दोज़ख जहन्नम, ये इबारत मेरी कब्र पर लिखने आ गई। मैं अहम था, ये मेरा वहम था। मैं अहम था, ये मेरी कब्र पे लिखने के लिए। पैरहन यानी कि अपने लिबास को बदलने, फिर पैरहन बदल वो एक और इंसान में समा गई।
मतलब जो आत्मा थी वो किसी और इंसान में समा गई। एक बार फिर उसी कगार पे खड़ा वो अपने ताबूत में पड़ा, कोई और रंजो दिल से कशमकश था, ये जहां हो जाएगा अधूरा, उसका भी ये वहम था। ये जहां हो जाएगा अधूरा, उसका भी ये वहम था। थैंक यू, गॉड ब्लेस। बहुत सुंदर रोमेश पंडिता जी ने बोला। वैसे कहते हैं फिल्म निर्माता और कहानीकार एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक बहुत ही विशेष रिश्ता होता है। और अब मैं ऐसे वक्ता को बुलाना चाहूंगी कुछ पंक्तियों के साथ। जिसे पढ़ते तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा, जिसे पढ़ते तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा, हमारी सब किताबों में एक ऐसा बाब रहता था। अब आप ऐसे वक्ता को सुनेंगे कि जिसके बिना हरप्रीत जी इस कहानी संग्रह को लिख नहीं सकते थे। तो वह वक्ता है उन्हीं की पत्नी हरप्रीत ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਮਨ ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿਮੋਚਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੋਜ਼ 12-12 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵਰਕੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸ਼ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਏ ਬੜੀ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, पर जे मैं अपनी निजी गल कहाँ तो जो सब अभी बोल चुके हैं, एक माँ धी ते पत्नी होने तो भी पहला एक नारी दे वजूद दा सब तो पसंदीदा इस किताब दा दूसरा चैप्टर दरिया दा एक पत्ता 2 किनारे, जिस विच उन्हां समाज नूं एक सरवण पुत्री दा ही नहीं, सरवण पुत्र दा ही नहीं सगों एक सरवणी धी दा भी सुनेहा दिता है। मैं जिन्नी वार इस बुक नूं पढ़िया, जिन्नी वार इस चैप्टर ते आई, हर वार मेरिया अखां विचों हंझू वहे, कदी माण नाल, कदी दर्द नाल अते कदी मेरे जीवन साथी प्रीत जी दे विचारां प्रति सत्कार दी भावना नाल। आखिर
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਮੋਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਹਰ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਟੀਮ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤ ਮੇਰੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਖਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ। हर जिंदगी का हर अनुभव कुछ सिखाता है और किताब का हर पन्ना एक नई राह दिखाता है। किताब के हर लफ्ज में एक नई कहानी छिपी होती है और कहानी के पन्नों में लेखक की रूह होती है। तो आइए इस कहानी संग्रह के लेखक हरप्रीत सिंह जी से सुनते हैं उनकी कहानियों के बारे में। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਤਿਥੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਤਰੇ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਮੇਸ਼ ਪੰਡਿਤਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਧੀਰ ਬਵੇਜਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਗਾਨ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੀਤਾ ਸੁਰਭੀ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੂਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫੁਰਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਟੀਮ ਲਾਈਕ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਤਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੰਚ ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਕਰਕੇ, ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਮੋਚਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਂ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਏਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਆਲਦੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 35-36 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਰਿਹਾ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾੜਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਬ ਵੀ ਮੈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਦੀ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾੜ ਕੇ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਸੀਟ ਤੇ ਫਲਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੰਬੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੀ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਮੂਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਲਿਅਰਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, as we move on from chapter 1 to chapter 13, I am sure that you will see that in the book. So ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋ 19-21 ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ I am really regretful for that. ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਤਖੱਲੁਸ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਸ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਧੁਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਧੁਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਧੁਰਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੇ ਟਿਲਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸੀਜ਼ਨ, ਇਹ ਉਹ, ਬਨਸਪਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ, ਪਹਾੜ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੁਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਜੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। I am a person who remains optimistic on every opportunity, but skeptical till its every challenge is surmounted. ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਠਾਣ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਧੁਰਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ, ਧਰਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਧੁਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਿਕ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ ਤੇ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਡਮ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੱਟੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਆਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੱਟੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਆਹੀ ਸੀ। ਪੋਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ, ਲਿਖਦੀ ਗਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਆਦਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ
ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, এনवायरमेंट ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ 4 ਇਅਰਸ 5 ਇਅਰਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਰਦੂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲ ਆਇਆ। ਪੋਇਟਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਸਮਝਦਾ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ 4-5 ਸਟਾਂਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਸਾਈਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੱਕ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, এনवायरमेंट ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਮਨ ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਨ ਗਹਿਰਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਸੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 14 ਚੈਪਟਰ ਨੇ। ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ। ਮੇਰੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਟਾਈਟਲ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਕੂਕਰ ਜਲ ਨਿਹਾਰਦਾ, ਕੂਕਰ ਮੀਨਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੂਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਕੂਕਰ ਜਲ ਨਿਹਾਰਦਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਉਸਦੀ ਪੀਵੇ ਕੋਈ। ਕੂਕਰ ਜਲ ਨਿਹਾਰਦਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਉਸਦੀ ਪੀਵੇ ਕੋਈ। ਨਿੰਦ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰਦਾ, ਪਰ ਬੁੱਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੀਵੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 10 ਐਂਡ 11 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਵਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸੀਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਢਕੌਂਸਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਣੋਂ ਹਟਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ
ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੇ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਵ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਪਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ, ਵਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਦੌੜਦਿਆਂ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਵ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਕੁੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਥਣਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਲਹੂ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤੂਰੇ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਸਟੇ ਡੌਗਸ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ? ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਨਾ ਮੈਂ ਬਣ ਕਸਾਈਆਂ ਜਿੰਦਾ ਵਸਦਾ, ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਭਰਾਏ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਪੰਡਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਹਿਮ। ਮੈਂ ਅਹਿਮ ਥਾ, ਯਹੀ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਥਾ। ਸੋ ਅਹਿਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ 102 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਭਾਵ ਸਿਥਰ थे, पर मन व्याकुल। क्यों मुख्तियार इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट स्टोरी। क्यों मुख्तियार अहम से बढ़कर अहंकार की सीमा की ओर जा रहा है। अपने विचारों के आगे सबके चरित्र और विचारों को रौंद रहा था और खुद भी उसी दलदल में धंसता जा रहा था। बापू अनदर कैरेक्टर। बापू ने खंखार कर बलगम थूका, फिर बोले, पुत्र जी, जब कोई अपनी ही प्रशंसा और स्तुति पर इतराने लगे, ये सोचना शुरू कर दे कि किसी भी कार्य को सही ढंग से मुकम्मल होने के लिए उसका होना अनिवार्य है। जहाँ उसकी सलाह ना ली जाए वही काम वह वहाँ कमी रहना तय है, तो समझो वह अहम के वश में पड़ चुका है। तो ये ऐसे मेरे विचार जो हैं मैंने वो उस चैप्टर में, अहम चैप्टर में दिए हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे मैं लिखता गया और मेरी अपनी शुद्धिकरण भी होती गई, समझो। मेरा पेनल्टीमेट चैप्टर है जिसके मैं लिखा है रब नाल सौदेबाजी। मैं गुरुद्वारे गया ते ਜਦੋਂ मैं सुन रहा सी पाठ, पर ध्यान मेरा ये सी मैं नोट किन्ने दा कड्डां। उस विचार ने इस चैप्टर ਨੂੰ जन्म दिता है। सो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं लिखिया कि ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਤ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਆਸਥਾ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ,
ਬਸ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਰੱਬਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵਿਖਾਈ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਰਹੀ। ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਤੇਰੇ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਮੰਗ ਉਨੀ ਉੱਚੀ ਧਨ ਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਰਿੱਤਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੋਖਲਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਨੇ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤੁੱਛ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ, ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਂਜ਼ਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਦੀ ਅਗੋਤਰ ਤੇ ਕਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਫਿਊਚਰ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਦੀ ਅਗੋਤਰ ਤੇ ਕਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਣਾ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਹ ਘੜੀ ਘੜੀ। ਮਨ ਵਿਲਕਦਾ, ਆਖਰੀ ਸੌਦਾ ਮਾਰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਮੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਂ। ਮੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਰੋਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਦੌੜ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ, ਮੇਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਮੇਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਉਪਜਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੀੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਠਕ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਇਹ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਗॉट 3 ਆਪਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 13 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ, ਬਵੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਠਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ, ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ, ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਤਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ,
ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਟ, ਚਾਹੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਰ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧੁਰਾ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇਤਨਾ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। अब हम अपने विशेष अतिथि राजेश अत्रे जी का सम्मानित करते हैं। और आधारशिला पब्लिशिंग हाउस की तरफ से हम लेखक का भी सम्मान करते हैं। बेटे मुस्कुरा के आवाज के धनी इतना अच्छे मन संचालन करते हैं। शब्दों के जादूगर राजेश अत्रे जी को बुलाती हूँ। माननीय अनीता सुरभि जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। और दूसरी शुभकामनाएं हरप्रीत स्क्वायर को, डबल है हरप्रीत दोनों जी, आप दोनों के बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान सभी मनस्वी बुद्धिजीवी और सभी श्रोता, आप सभी, मेरी भी कुछ किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, भास्कर जी की भी और सभी की हुई है। तो जब किसी व्यक्ति की कोई पुस्तक प्रकाशित होने वाली होती है उस समय में एक विशेष बात होती है, उसे अगर जो यहाँ पे महिला वृंद बैठी है वो अच्छी तरह समझ सकती है। वो एक महिला के प्रसव पीड़ा जैसी होती है। जब तक वो जन्म नहीं लेती तब तक बहुत कुछ मन में कुरबुराहट रहती है, हलचल होती रहती है, और जब उसका प्रकाशन होता है तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अपनापन लगता है। यही अनुभूति, ये इश्क नहीं आशा उस समय में भी आपको हुई होगी और आज भी हो रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरप्रीत जी से मेरी पहली मुलाकात माननीय महेंद्र जी के बदौलत हुई थी, इनके कारण ही हुई थी, इंटेलेक्चुअल फोरम में। आपने महेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पे माननीय, इनकी बदौलत जब मैं पहली बार मिला तो वहां हरप्रीत जी को मैंने एक नए रूप में देखा था, एक मैराथन रनर के रूप में, और वहां पर उन्होंने हेल्थ टिप्स दिए थे, बहुत बेहतरीन टिप्स दिए थे। मुझे लगा कि यार ये व्यक्ति तो जिंदगी संवार सकता है, क्योंकि मेरा भी खुद का एक्सीडेंट हुआ है, पैर में काफी चोट लगी है, स्क्रू वगैरह है। तो मैंने कहा मैं इनसे मिलकर के अपने इस पैर का तो इलाज करवाऊंगा। लेकिन जब इनकी पुस्तक के बारे में पता चला तो पैर पीछे रह गया। मुझे लगा यहाँ मुझे कुछ सुधार की जरूरत है। इतने अच्छे कवि, इतने अच्छे लेखक, और फिर इनका यह वहां पर जो वक्तव्य था उसमें भी जो इन्होंने बातें बताई, दिल से बातें बताई, मैं भूल नहीं सकता उन्हें।
फिर कई कवि सम्मेलनों में इनके साथ मुलाकात भी हुई, इनको मैंने सुना भी मंच पर। एक ऐसे व्यक्ति जो शब्दों के धनी है, विचारों के धनी है, भावों के धनी है। और अब उनका जो ये शुरुआत हो चुकी है 2 पुस्तकों की, 6-8 महीने में ही आगे दूसरी, कितनी बड़ी बात है। हम लोगों को तो जब एक पुस्तक लिखते हैं उसके बाद 8 महीने तो सोचने में लग जाते हैं कि अगली पुस्तक क्या लिखी जाए, कैसे लिखी जाए। कितना खजाना है इनके दिमाग में। और वास्तव में जब एक व्यक्ति कोई लिखता है, अनीता जी भी बहुत बेहतरीन लिखती हैं, वो भी इस बात से सहमत होंगी, हम सबका ये होता है, अगर वो उसे शेर व शायरी के अंदाज में अगर मैं कहूँ पंडिता जी के लिए, कि कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। जो बात समझ न पाए तुम, वो बात जुबानी कह देंगे। हम जिक्र करेंगे गैरों का और अपनी कहानी कह देंगे, और अपनी कहानी। कुछ ऐसा ही इन किताबों में, इन पुस्तक में भी जरूर मिलेगा। मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, हालांकि अनीता जी ने मुझे उसका एक सॉफ्ट संकलन थोड़ा सा 2-3 दिन पहले भेजा था। सरसरी नजर ही डाल पाया था मैं उस पर, थोड़ा सा व्यस्तता भी रही, पर फिर भी जितना मैंने उसका, वो पहली कहानी तो मैंने जरूर पढ़ ली थी। दरिया के किनारे वो पत्ता, वो कंचन, यकीनन दिल को छू जाने वाली कहानी थी। उसके आगे मैं नहीं पढ़ पाया, पर अब जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि शुरुआत में ही पहली बॉल में छक्का मार दिया था। तो अब उसके बाद पढ़ने की उत्कंठा जागृत हो गई, और अब तो उस सॉफ्ट कॉपी में वास्तव में पढ़ने का मजा नहीं आता। बबीजा जी ने सही कहा कि हम हार्ड लोग हैं, हम हार्ड कॉपी पसंद करते हैं। हमें अच्छा लगता है हाथ में पुस्तक हो, जब तक शेल्फ पे वो ना सजी हो, और उस पर भी अगर हरप्रीत जी के हस्ताक्षर के साथ हो तो और ज्यादा सुंदर उसकी बेहतरी हो जाती है। मैं उसे अवश्य पढ़ूंगा, इस पूरी पुस्तक को पढ़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भी पढ़ेंगे, जरूर पढ़िए। इसमें लेखक के अपने मन के विचार ही नहीं, सामाजिक हमारे सारे पहलुओं को टच करते हैं ये। जैसे इन्होंने शुरुआत में अपनी धर्मपत्नी जी के लिए जो कोविड के दौरान इन्होंने लिखी थी 2020 के दौरान, वो कविता बहुत बेहतरीन। ये सारी की सारी बातें हम सबसे आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, को रिलेट करती है। उनको एक माला के रूप में पिरो करके एक पुस्तक के रूप में रखना वास्तव में एक बहुत बड़ी कला है। और 13 कहानियां हैं इसके अंदर। यकीनन पहली तो जैसे मैंने पढ़ी है वो तो छक्का लग ही गया है, बाकी भी एक से एक बेहतरीन होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक विशेष बात मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने शरीर का पूरा ध्यान रखता है, मैराथन दौड़ चुका है, 56, सीना भी 56 इंच का हो जाता है सुन करके। तो ऐसा व्यक्ति जो 56 से ज्यादा मैराथन दौड़ चुका हो, और पता नहीं उस कहां जाकर के पूरे देश भर में उन्होंने अपने झंडे गाड़े हों, वो व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से कितना परिपक्व होगा। ऐसा होता है, अगर हम शरीर से स्वस्थ रहे तो चलिए, कभी कभी मेरे साथ जैसे विकलांगता आ गई एक्सीडेंट के कारण तो बात दूसरी है, अदरवाइज तो परमात्मा ने हम सबको स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग दिया है। उसको और ज्यादा बेहतर किस तरह से बनाया जाए, ये कला हरप्रीत जी के पास है। और उसको इतना बेहतरीन बना करके दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप सबके पास, मैं जानता हूं, इस ऊपर वाली मंजिल में बहुत कुछ भरा हुआ है। काकड़ों जी पीछे बैठे बहुत बेहतरीन कवि हैं, जब वो बोलते हैं तो लगता है कि पता नहीं कहां से शब्द निकलते चले आ रहे हैं। महेंद्र जी को भी जब मैं सुनता हूं, सभी को देखा मैंने यहाँ पे, लेकिन उनको सही रूप से सजा करके समाज को परोसना, ये हमारी जिम्मेवारी है। आपने 60 वर्ष अपनी उम्र बता दी थी, हालांकि मुझे लगता नहीं कि आप 60 के हैं अभी, अब 16-17 की ही उम्र होगी इनकी। परिपक्वता जरूर आपके पास 60 से ज्यादा वर्षों की है। तो इस उम्र में पहुंचने पर, चूंकि मैं भी 60 क्रॉस कर चुका हूं, बैंक से रिटायर हो चुका हूं, मेरा यह मानना है कि अब तक हमने समाज से लिया है, अपना जीवन चलाया है, अपना परिवार चलाया है। इस दुनिया से, समाज से जो कुछ हमें मिला, अब वो लौटाने का वक्त आ गया है। हमें वो लौटाना है। मैं कविता पूरी नहीं सुनाऊंगा, बस उसमें मैं अपनी एक लाइन ये जरूर कहना चाहता हूं कि मेरी ये कविता है कि मैं अब तक क्यों जिंदा हूं। वो यही है कि 60 साल हमने बहुत अच्छे बिता दिए, 60 से ज्यादा भी बिता दिए, फिर भी क्यों जिंदा हूं? क्योंकि अभी हमें समाज का कर्ज उतारना है।
और वो कर्ज उतारने के लिए ही शायद हम अब तक जिंदा हैं, और जब तक जिंदा हैं वो कर्ज उतारेंगे उस समाज का, उन व्यक्तियों को वो सब कुछ देंगे, नई पीढ़ी को वो सब कुछ सौंप करके देना चाहेंगे। क्योंकि यकीन मानिए, अगर वो सब कुछ यहीं रह गया और एक दिन मैं 4 कंधों पे चढ़ के चला गया तो क्या फायदा हुआ। जब तक हाथ पैर चलते हैं, आई शुड डिसेमिनेट इट, और वो बखूबी कर रहे हैं हरप्रीत जी। अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी, शरीर को लेकर के भी, जो उनकी उस दिन वहां पर वक्तव्य था स्वास्थ्य के बारे में, महेंद्र जी को याद होगा। वेरी नाइस, बहुत बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन थी इनकी वहां पर। और अब किताब के माध्यम से अपना यहाँ का भी जो ज्ञान है वो बांट रहे हैं। बहुत बहुत साधु आदाब, हमारी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से आप समाज को देते रहें, लेते रहें। हम लेने के लिए तैयार हैं, हमारी झोली हमेशा ऐसे रहेगी, आप देते रहिए, हम बटोरते रहेंगे। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नई पुस्तकें का हम इंतजार करेंगे। इंतजार, बहुत बहुत। तो आइए अब पंजाबी के जाने माने प्रबुद्ध साहित्यकार, अनुवादक, अपने मुख्य अतिथि सुभाष भास्कर जी के विचार सुनते हैं। ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ। ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਅਨੀਤਾ ਸੁਰਭੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਤਰੇ ਜੀ, और मेरे बहुत ही सम्मानजनक प्रोफेसर सुधीर बवेजा जी और रोमी जी, बड़े बड़े फिल्म निर्माता ने, ते सामने बैठे साहित्यकार साथियों, सब तो पहला हरप्रीत जी नूं एक बारी फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। एक दो गल्लां जिहड़ी मेरे जहन च आ रही मैं जरूर साझियां करूँगा। किताब बारे बहुत अच्छा जिहड़ी बवेजा जी ने, रोमी जी ने चर्चा की। मैं समीक्षा नहीं कहूँगा, बहुत सोहणियां गल्लां कीतियां। ते जिहड़े हरप्रीत जी ने, ये बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति ने। अक्सर इन्हां नूं मैं कई प्रोग्रामां 'च इन्हां दीयां कवितावां, इन्हां दीयां लिखतां बारे पढ़ता रहना, सुनता रहना। सो एक व्यक्ति का संवेदनशील होना, तो खास तौर पर लेखक का संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। अगर वो संवेदनशील नहीं है तो वो लेखक ही नहीं। सो जिथों तक किताब की इन्हां ने गल की है, इन्हां ने सारियां दा काम सौखा करता है। पहला तो इन्हां ने मेरा काम सौखा किया भी हिंदी की किताब अनुवाद भी पंजाबी च करती, साडा काम भी करता है। फिर इन्हां ने उस दियां अगे समीक्षा की अपनी कहानी लिख के, फिर उहदा सेंट्रल आइडिया भी नीचे दिता भी की कहानी का सार है। सो पाठक लई बहुता कोई जानी मेहनत करने की लोड़ नहीं, तरद्दद करने की लोड़ नहीं। तुसीं तां सिर्फ किताब लैनी है तो पढ़नी है, उहदा आनंद मानना है तुसीं। ते जो भी ये विच कहानियां ने जिन्ना जिक्र होया, मैनूं पता लग्या कि इन्होंने बड़ियां ही सार्थक सकारात्मक गल्लां इस किताब च जिहड़ियां अपनी जिंदगी नूं लैके, अपने तजर्बिਆਂ नूं लैके कीतियां ने। ते वो जरूर साडी आउण वाली जिहड़ी जनरेशन है, साडी नवीं पीढ़ी है, उहनूं इहदा फायदा उठाउणा चाहीदा ते ये किताब जरूर सानूं पढ़नी चाहीदी है सारिआं नूं। एक दो गल्लां तकनीकी पक्ष तो मैं जरूर रह देनी चाहूँगा, बाकी मनना ना मनना लेखक की अपनी मर्जी होंदी है हरेक दी। सो जिथों तक किताब का इन्हां ने कहानी लिखी जां लेख लिखिया, ते फिर विच कवितावां दा भी इन्हां ने जिक्र कीता उहदे विच। सो कोई भी जदों तुसीं किताब साहित्यक तौर पर जदों भेज रहे हो मार्केट दे विच जां लोगां च जाएगी, जां साडे कोल खास तौर पर साहित्य अकैडमी च जिहड़ियां किताबां आउंदियां ने, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ PDF ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ, ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਵੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਦੋਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਅਨੀਤਾ ਸੁਰਭੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। आप सभी जो कि प्रबुद्ध विद्वान बड़े ध्यान से यहाँ बैठकर हरप्रीत जी की किताब के बारे में सुन रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार कि आप यहाँ पर आए और हरप्रीत जी और हम सबकी खुशी में शामिल हुए। तो और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर बवेजा जी का, रोमेश पंडिता जी का, राजेश अत्रे जी का, जिन्होंने अपने समय में से समय निकाला। बहुत बहुत आभार। बहुत ही धन्यवाद TS सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी का, कि जिनके यहाँ सभागार में हमने अपना प्रोग्राम किया। आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। ਸੋ ਇਟਸ ਸੌਰਟ ਆਫ ਅ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਹਿੰਦਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਰਮਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ ਸੰਤੀਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਕ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪੰਡਿਤਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਵੇਜਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਅਤਰੇ ਜੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਅਨੀਤਾ ਸੁਰਭੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰੈਜਰਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜੈਸਮੀਨ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.